हेलो एवरीवन, वी आर लाइव नाउ। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की इस लाइव क्लास में केवल 10 क्वेश्चन होते हैं। 10 क्वेश्चन हम स्टडी करेंगे। चलिए, गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को। फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं को उनके संबंधित घटनाओं या आंदोलनों से मिलाएं। निम्नलिखित नेताओं को उनके संबंधित घटनाओं से मिलाएं। ये देखिए क्वेश्चन में पहला दिया हुआ है सुभाष चंद्र बोस, एनी बेसेंट, वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी, ठीक है। क्वेश्चन में जल्दबाजी मत कीजिएगा क्योंकि इतने आसानी से दिया नहीं गया। ऐसे देखते हैं, कुछ चीजें आसान है, जैसे सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं 1939 में, जब वो कांग्रेस से इस्तीफा देते हैं। वल्लभ भाई पटेल का संबंध, गांधी जी का संबंध आपको मोपला विद्रोह से मिलता है, क्योंकि गांधी जी ने मोपला विद्रोह का समर्थन किया था जब 1921 में मोपला विद्रोह फिर से ऑर्गेनाइज होता है, ठीक। एनी बेसेंट होम रूल लीग की स्थापना कर रही हैं, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था। तो फिर से मिला लेते हैं इसे। गांधी जी एक, सुभाष चंद्र बोस ए का सी दो ऑप्शन है। देखिए एक ऑप्शन नहीं है, दो ऑप्शन है। दूसरा 2 का बी एनी बेसेंट, अब ये ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। होम रूल मूवमेंट, एनी बेसेंट, वल्लभ भाई पटेल खेड़ा सत्याग्रह, गांधी जी मोपला रेबेलियन, और एनी बेसेंट का संबंध जो उसका सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए, कौन सा सही सुमेलित है, करेक्टली मैच्ड। ध्यान दीजिएगा, करेक्टली मैच्ड की बात कर रहा है, सही सुमेलित है। चंपारण सत्याग्रह, 3 कठिया प्रणाली, खेड़ा सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट के विरोध में असहयोग आंदोलन, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। तो खेड़ा जो था ना, वो टैक्सेशन से संबंधित था, करों को लेकर के था, कृषकों की समस्या थी। चंपारण सत्याग्रह बिल्कुल 1/3 भाग पर खेती प्रणाली का विरोध, और असहयोग आंदोलन में हर तरह का बहिष्कार था। यह निश्चित रूप से सही है, तो 1 और 3 सही सम्मिलित है। सी ऑप्शन इज राइट, 1 और 3। यानी जो सही सम्मिलित नहीं है वो कौन सा है, वो दूसरा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तिलक मेमोरियल फंड का महत्व क्या था। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंट ऑफ द तिलक मेमोरियल फंड। तिलक मेमोरियल फंड, बताइए इसका आंसर। तिलक मेमोरियल फंड का विशेष महत्व क्या था। इसे होम रूल आंदोलन के वित्त पोषण में उपयोग किया गया, इसे स्वदेशी आंदोलन का समर्थन देने के लिए बनाया गया, यह तिलक की मृत्यु के बाद असहयोग आंदोलन की आर्थिक सहायता देने के लिए स्थापित किया गया था, यह खाली उद्योगों की स्थापना करने के लिए किया गया था। बताइए फटाफट से, तिलक मेमोरियल फंड, इसका आंसर बताइए। तिलक मेमोरियल स्वराज फंड, या तिलक स्वराज फंड भी था इसका नाम, ठीक है। चलिए देखिए, तिलक स्वराज फंड बाल गंगाधर तिलक की पहली पुण्यतिथि पर आयोजित किया गया था। तो यह तिलक की मृत्यु के बाद, या कह सकते हैं पहली पुण्यतिथि पर, फर्स्ट पुण्यतिथि पर, यह तिलक की मृत्यु के बाद असहयोग आंदोलन की आर्थिक सहायता देने के लिए स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, मालाबार में मोपला विद्रोह 1921 मुख्यतः किसके खिलाफ था। देखिए ये वही है, मोपला विद्रोह 1921 वही है जिसमें क्या किया गया था, महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था। मोपला रिवोल्ट गांधी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, पढ़ाया जा चुका है। आंसर बताइए फटाक से। अली मुस्लियर 1885 में इसके साथ थे। 1921 में मोपला विद्रोह फिर से भड़का था। गांधी जी, मौलाना आजाद, शौकत अली, इन सभी लोगों ने क्या किया था, इसका समर्थन किया था। खिलाफत नेता अली मुस्लियर, खिलाफत आंदोलन नेता अली मुस्लियर का विरोध, उनकी गिरफ्तारी का विरोध, बताइए किस लिए था।
वन अधिकारों के लिए आंदोलन, धार्मिक विद्रोह, जमींदारों के खिलाफ मुस्लिम किसानों का विद्रोह, असहयोग आंदोलन का हिस्सा। वन अधिकारों के लिए वन अधिकार या धार्मिक विद्रोह या जमींदार। ठीक है, चलिए फॉरेस्ट राइट्स बिल्कुल नहीं थे, नो फॉरेस्ट राइट्स। ठीक है, पहले यह आंदोलन धार्मिक विद्रोह नहीं था, लेकिन बाद में मुस्लिमों और हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को भड़का करके इसे क्या कर दिया गया, धार्मिक विद्रोह का रूप धारण कर लिया। धार्मिक विद्रोह हो गया था, पहले धार्मिक था नहीं, कृषकों की समस्याओं को लेकर के था, लेकिन हिंदू और मुस्लिमों को भड़का करके ब्रिटिश नौकरशाही ने हिंदुओं को भड़काया, जिससे संघर्ष क्या हो गया, पूरी तरीके से सांप्रदायिक हो गया। नेक्स्ट, अकाली आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अकाली आंदोलन, पहला ऑप्शन अकाली आंदोलन, पहला ऑप्शन है रिमूविंग ब्रिटिश ऑफिशियल्स फ्रॉम सिख रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। दूसरा, भ्रष्ट महंतों से गुरुद्वारों को मुक्ति कराना। तीसरा, एक अलग सिख राज्य का निर्माण। चौथा, असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के साथ संबंध मजबूत करना। देखिए, अकाली मूवमेंट जो आया ना वो 1920 में आता है। किस लिए आता है? रिफॉर्म इन गुरुद्वाराज। गुरुद्वारा में रिफॉर्म, और जो भ्रष्ट महंत थे वहां से उसको मुक्त कराने की जिम्मेदारी चलाई गई। ठीक है, सिखों की मुख्य राजनीतिक पार्टी अकाली दल थी, उसी ने इस आंदोलन को शुरू किया था। ठीक है, जनता का बड़ा समूह था। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6, मासिन राम और चेरापूंजी में भारी वर्षा का मुख्य कारण क्या है? मासिन राम और चेरापूंजी आप जानते हैं कहां पर है, ये कहां पर है? मेघालय में। मासिन राम और चेरापूंजी यहीं पर है। ITCZ, पश्चिमी विक्षोभ, स्थलाकृतिक बाधा या चक्रवाती, यहां से मानसूनी हवाएं आती हैं और सीधा ऐसा खड़े ढाल के फॉर्म में गारो खासी जयंतियां हिल्स मिलती हैं। 3 अलग अलग पहाड़ियों के बीच में घिर करके वर्षा होती है, यानी वहां की ऑरोग्राफिक लिफ्ट है। हवाएं टकरा करके सीधा खड़े बाग से टकरा करके ऊपर की ओर चढ़ती हैं और रेनफॉल प्रोवाइड करती हैं। तो ऑरोग्राफिक लिफ्ट, स्थलाकृतिक बाधा, बीच में कोई बाधा मिलती नहीं है। बांग्लादेश से सीधे मैदानी क्षेत्र है, हवाएं नॉर्थ की तरफ आती हैं और गारो खासी जयंतियां सीधे टकराती हैं। नेक्स्ट, विच इंडियन रिवर बेसिन इज नोन एज द राइस बाउल ऑफ मध्य प्रदेश ड्यू टू हाई रेनफॉल? किस नदी बेसिन को मध्य प्रदेश का धान का कटोरा कहा जाता है? देखिए, इंग्लिश हिंदी में अलग कर दिया है। गोदावरी, कृष्णा, महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ बेसिन? देखिए, महानदी जो नदी है ना, यही है, महानदी बेसिन ही है जिसको हम कहते हैं राइस बाउल ऑफ मध्य प्रदेश या राइस बाउल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, धान का कटोरा भी कहते हैं। और ये छत्तीसगढ़ का ही मैदान है। तो महानदी बेसिन कहें या छत्तीसगढ़ का मैदान, दोनों बात एक ही है, लेकिन जब रिवर पूछ रहा है तो महानदी कहेंगे। साउथ इंडिया में राइस बाउल कौन है? कावेरी डेल्टा है, और यहां पे महानदी बेसिन। नेक्स्ट, तमिलनाडु में मानसून प्रत्यावर्तन के दौरान वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तमिलनाडु में मानसून प्रत्यावर्तन, यह है इंडिया का फिजिकल पार्ट, और कह रहा है मानसून का प्रत्यावर्तन, रिट्रीटिंग ऑफ मानसून।
रिट्रीटिंग ऑफ मॉनसून किन विंड से होता है? नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने। कोरोमंडल कोस्ट में रेनफॉल होता है, कावेरी के डेल्टा पार्ट में रेनफॉल होता है, केरला के ईस्टर्न पार्ट में रेनफॉल होता है, कर्नाटका के साउथ ईस्टर्न पार्ट में रेनफॉल होता है, मालाबार कोस्ट में होता है। कब होगा? अक्टूबर नवंबर। कब होता है ये? अक्टूबर और नवंबर के मंथ में होता है। बंगाल की खाड़ी से चक्रवात, ये हवाएं आती हैं बंगाल की खाड़ी से, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को लेकर के आती हैं और यहां पर रेनफॉल कराती हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल साइक्लोन बंगाल की खाड़ी में अक्टूबर और नवंबर मंथ में ही बनते हैं। राइट आंसर इज बंगाल की खाड़ी के चक्रवात। नेक्स्ट, अक्टूबर और नवंबर के दौरान किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तमिलनाडु में, अभी हमने बात की। अक्टूबर और नवंबर में तमिलनाडु में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट, भारत में मानसून प्रत्यावर्तन की विशेषता क्या है? पूरे भारत में भारी वर्षा या साफ आसमान और बढ़ता तापमान, अरब सागर में चक्रवाती गतिविधियां, ठंड के मौसम की शुरुआत। मानसून प्रत्यावर्तन, लौटते मानसून की विशेषता। पूरे भारत में भारी वर्षा, नो। साफ आसमान और बढ़ता तापमान, अरब सागर में चक्रवाती गतिविधियां, नो। ठंड के मौसम में शुरुआत। ठंड के मौसम की शुरुआत का मतलब क्या है? देखिए, जब कभी मानसून का प्रत्यावर्तन होता है, यानी 15 सितंबर से लेकर के 15 दिसंबर की स्थिति होती है, तो क्या विशेषता होती है? साफ आसमान होने लगता है और तापमान पहले थोड़ा सा बढ़ता है, हमेशा से ही। सितंबर के बाद तापमान क्या होगा? बढ़ेगा। अरब सागर में चक्रवातीय स्थिति नहीं, क्या होगा? तापमान थोड़ा सा राइज होता है। उसके बाद नवंबर के महीने में तापमान धीरे धीरे कम होता है। तो साफ आसमान और बढ़ता तापमान, ये रिट्रीटिंग ऑफ मॉनसून की विशेषता है, खासकर कहां पर? उत्तर भारत के क्षेत्र में। ठीक है। और अगर ज्यादा करेक्टली कहा जाए तो ठंड के मौसम की शुरुआत नहीं होती है, क्योंकि ये 15 सितंबर के बाद की बात है। तो धीरे धीरे टेम्परेचर है वो क्या होता है? राइज होता है हमेशा से। जब 15 सितंबर के बाद वर्षा काल खत्म होता है तो टेम्परेचर पहले राइज होगा, आकाश क्लियर होगा, जो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो हाई में कन्वर्ट होने लगता है। उसके बाद जब नवंबर दिसंबर का महीना आता है तो नॉर्दर्न इंडिया में क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हो सकती हैं। चलिए, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नॉर्थ इंडिया में हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर तेज है और ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, क्योंकि सन सदर्न हेमिस्फीयर में है। चलिए, आज क्लास में, वैसे भी जनवरी उत्तर भारत का सबसे ठंडा महीना होता है। आज की क्लास में इतना ही। गुड बाय।